हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 9 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और यहां पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को, ग्रेविटेशन चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से, यानी कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। सारा कंसेप्ट यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो के साथ क्लियर हो जाएगा एक शॉट में। ठीक है, आओ यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है भाई? ग्रेविटेशन। हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? ग्रेविटेशन के बारे में। आओ यहां पर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। अब यहां पर देखो क्या बता रहा है, यहां पर शुरुआत करते के साथ ही बता रहा है कि हमने पीछे के जो चैप्टर पढ़े, यानी जो मोशन चैप्टर पढ़ा और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो हमने पढ़ा है, वहां पर हमने क्या सीख लिया? हमने सीखा है कि भाई जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मोशन कैसे करता है, क्या उसमें कंडीशंस होते हैं। और हमने यहां पर यह भी जान लिया कि जो फोर्स होता है वो होता है कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है या फिर उसके मोशन में जो चेंज आता है, वो क्यों आता है? वो फोर्स की वजह से आता है। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होता है। यह चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब यहां पर यही चीज लिखा हुआ है, क्या? वी हैव लर्न दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह चीज पिछले चैप्टर में हम लोग समझ चुके हैं कि फोर्स जरूरी होता है ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाने के लिए, या तो डायरेक्शन में या फिर स्पीड में चेंज लाने के लिए। अब यहां पर हम अपने आसपास में, अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे मोशंस को देखते हैं जो कि मतलब हमको नेचुरल लगते हैं, लेकिन वहां पर हमको ये कंसेप्ट जो है, इसको जरा सा अप्लाई करके सोचना चाहिए। जैसे क्या बता रहा है कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स को हम जब हाइट से ड्रॉप करते हैं, कुछ भी, जैसे कुछ भी लिया उसको हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अर्थ की ओर फॉल कर रहा है। ये चीज देखते हैं भाई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जो मून होता है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो भाई यहां पर सोचो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट के कंडीशन में है, और इसको जैसे ही मैं रिलीज करता हूं, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मोशन करता है, अर्थ की ओर फॉल करने लगता है। तो हमने क्या सीखा है कि भाई फोर्स जब तक नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आता है। तो यहां पर क्या कोई फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ गया? जी हां, बिल्कुल काम कर रहा है, जिसको कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। अब इसी प्रकार से तुम देखते हो अपने, जब अंतरिक्ष की ओर, आसमान की ओर रात में देखते हो, तो तुमको क्या दिखता है? मून दिखाई देता है। और मून के बारे में तुमको क्या जानकारी है कि जो भाई मून है वो हमारे अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है। इसी प्रकार से जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है। अब यहां पर यह चीज भी तुमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर क्या हो रहा है? जो अर्थ है वो सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है भाई? ये स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं जा रहा है? यहां पर भी आंसर क्या होगा? यहां पर भी आंसर हमारा ग्रेविटेशन ही होगा। समझ गए? तो यहां पर क्या बोलता है? इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। इन सारे केसेस में ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम करेगा या फिर कर रहा है। ठीक है? द प्लैनेट्स एंड ऑन द मून, ये ऑब्जेक्ट, प्लैनेट ऑन और मून जो है, सब पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। जी हां, बिल्कुल काम कर रहा है। यहां पर आगे बताता है कि इसाक न्यूटन कुड ग्रैस्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इसाक न्यूटन ने यह समझा या फिर उसका आगे चल के बताया भी कि भाई ये जो सारे हमारे आसपास मोशन हो रहे हैं, चाहे हमारे अर्थ का मोशन हो गया, मून का मोशन हो गया, ऑब्जेक्ट्स का अर्थ की ओर फॉल करना हो गया, ये सारे एक ही फोर्स की वजह से हो रहे हैं। और इस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स बताया। ठीक है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके आसपास
मतलब जिसकी वजह से हमारे आसपास बहुत सारे मोशंस होते हैं, बहुत सारे हमारे आसपास मोशन में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग जगह पर अलग अलग कैसे होता है, क्यों होता है, पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में फ्लोट कैसे करता है, बॉयंसी वगैरह की हम लोग बात करेंगे। आओ यहां पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन को और भी थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। टॉपिक हमारा है 9.1, टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। कहता है कि वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हमको क्या पता है कि भाई मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। An object when thrown upward reaches a certain height and then falls downwards. हम ये भी देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया जाए, सर्टेन हाइट तक जाएगा और उसके बाद वो वापस फिर से अर्थ की ओर फॉल करने लगता है। जितना ज्यादा फोर्स लगा करके ऊपर की ओर भेजेंगे, थ्रो करेंगे, उतना ज्यादा हाइट तक जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा भाई, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरने लगेगा। कहता है, ऐसी कहानी है, ऐसा कहा जाता है कि एक बार न्यूटन जो थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर के ऊपर क्या हो गया भाई, एक सेब गिर गया, एक एप्पल गिर गया। अब यहां पर जब ये एप्पल गिरा तब उनके मन में ग्रेविटी को लेकर के कई सारे सवाल आने लगे, कई सारे थॉट्स आने लगे। उन्होंने सोचना शुरू किया, उन्होंने सोचा कि अगर अर्थ जो है इस एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है तो क्या ये अर्थ इस बड़े से मून को जो हमारे सर के ऊपर है उस मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो यहां पर ये कैसे होगा भाई, इसके बारे में जब वो सोचने लगे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो यहां पर उन्होंने फिर रिजल्ट निकाला। उन्होंने यह बताया कि भाई यहां जो दोनों मोशन हो रहे हैं, दोनों मोशन में हमारा क्या हो रहा है, सेम फोर्स काम कर रहा है। मतलब कि जो मून है उसको भी अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर गिरा रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको भी अर्थ उसी फोर्स से अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर गिराता है। यही चीज यहां पर उनके द्वारा कहा जाता है कि ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, हम ये सोच रहे हैं कि मून जो है अपने जगह पर घूम रहा है, अर्थ की ओर गिरता नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी यह है कि जो अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है उसकी वजह से जो मून है वो हर एक पॉइंट पर, अपने ऑर्बिट में हर एक पॉइंट पर अर्थ की ओर थोड़ा सा गिर जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, हमने क्या समझा है, हमने समझा है कि जो अर्थ है उसके चारों ओर जो मून ये रिवॉल्व कर रहा है, ये यहां पर रिवॉल्व क्यों कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, इस मून के ऊपर कोई भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम ना कर रहा होता, तो क्या होता, ये मून जो है अपने स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन को कंटिन्यू करता, कांस्टेंट वेलोसिटी से अपने स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन में चला जाता। लेकिन यहां पर क्योंकि ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस मून की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाता है। जो मून है वो इसको स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा अर्थ की ओर झुक जाता है, इधर जाने लगता है, फिर ऐसे गया, फिर झुक गया, फिर आगे गया, फिर झुक गया, फिर आगे गया, फिर झुक गया। हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये मून जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि मून जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। इसी प्रकार से जो हमारा अर्थ है, वो अर्थ भी सन के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। यही चीज यहां पर कहता है कि सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के द्वारा खींची जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। लेकिन मून को हम अर्थ की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, एक प्रकार का बैलेंस है कि भाई इतना फोर्स लग रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लग रहा है कि वो अर्थ पर आकर के गिर जाए। समझ गए बात को?
इसके बाद यहां पर आगे देखें तो इस चीज को समझाने के लिए, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको यहां पर एक एक्टिविटी दिया गया है जो कि आपको चैप्टर नंबर 7 में भी देखने को मिला था, मोशन चैप्टर में भी, जहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर भी यह एक्टिविटी दी गई थी। इसमें यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक स्टोन लेना है। ये स्टोन लोगे आप और इस स्टोन को क्या करोगे, थ्रेड से बांध करके हाथ में पकड़ लोगे और इस स्टोन को घुमाना शुरू करोगे। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर जब आप स्टोन को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, स्टोन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पर घूमने लगेगा। क्यों घूम रहा है, क्योंकि यहां पर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। वो तो जाना चाहता है अपने सीधे रास्ते पर, लेकिन इस थ्रेड की वजह से सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है, इस थ्रेड की वजह से, जिसकी वजह से इस ऑर्बिट में हर पॉइंट पर यह क्या करता है, यह पत्थर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसको जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, इसको इच्छा भी करती है स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा यह डायरेक्शन चेंज कर लेगा और यहां आ जाएगा। फिर से सीधा जाना चाहेगा, फिर से डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यहां आ जाएगा। फिर से सीधा जाना चाहेगा, फिर से डायरेक्शन चेंज कर लेगा, क्योंकि यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, जैसा कि अर्थ मून के ऊपर लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसा ही यहां पर फोर्स लग रहा है। अब यहां पर यही चीज को एक्सप्लेन करता है, कहता है, और हां एक चीज बोलता है कि आप इस थ्रेड को घुमाते घुमाते अचानक से छोड़ दो। जैसे ही आप इस थ्रेड को छोड़ोगे तो क्या होगा, वैसे ही ये जो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है ये हमारा खत्म हो जाएगा और ये जो हमारा पत्थर है वो स्ट्रेट लाइन में तुरंत ही चला जाएगा, टेंजेंशियल पाथ पर चला जाएगा। अब ये टेंजेंशियल पाथ क्या है ये भी जरा सा हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। यहां पर यही चीज कहता है कि बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। स्टोन जो है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है सर्टेन स्पीड के साथ और हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। कहता है कि द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चेंज इन डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज कब होता है, या तो स्पीड में हम लोग चेंज कर दें यानी मैग्नीट्यूड में चेंज कर दें, या फिर हम लोग डायरेक्शन में चेंज कर दें। यहां पर हम क्या चेंज कर रहे हैं भाई, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। कहता है कि द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। जिस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है और बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, ये सेंटर की ओर काम करता है। ये फोर्स क्या करता है, सेंटर की ओर काम करता है और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स बोलते हैं, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर क्या बोलता है कि अगर यह फोर्स ना लगे, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स ना लगे, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना लगे, तो क्या होगा, जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में फ्लाई कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन पाथ कैसा होगा, टेंजेंट होगा सर्कुलर पाथ पर। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कि किसी सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके निकलता है, समझ गए बात को। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर जो हमारा अर्थ के चारों ओर मून का मोशन हो रहा है वो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स। यहां पर सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स कौन सा है भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ गए बात को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर हमारा काम कर रहा है, समझ गए। तो यहां पर अगर यह ग्रेविटेशनल फोर्स काम ना करे, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स काम ना करे, तो क्या होगा, मून एक स्ट्रेट लाइन पकड़ करके, टेंजेंट पाथ पकड़ करके वो सीधे निकल जाएगा, वो इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगा, समझ गए बात को।
इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बात होता है, कहता है कि द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। वही बात है जो अभी मैंने बोला, जो मून का मोशन हो रहा है अर्थ के चारों ओर, ये किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये हमारे अर्थ के अट्रैक्शन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से लगता है। अगर यही चीज कहता कि अगर ये फोर्स काम ना करता, ऐसा कोई फोर्स नहीं लगता, तो मून जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में चला जाता। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तो वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में रहना चाहता है। समझ गए? इसके बाद यहां पर आगे एक सवाल पूछता है, कहता है कि इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। ऐसा हम देखते हैं कि कोई भी एप्पल है वो जब नीचे की ओर गिरता है तो क्या होता है भाई, जो एप्पल है वो अर्थ की ओर गिर रहा है। मतलब क्या, अर्थ उस एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहां पर सवाल यह पूछा जा रहा है कि हम ये तो देख रहे हैं कि जो एप्पल है उसको हमारा अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या ये एप्पल जो है वो भी हमारे अर्थ को अट्रैक्ट करता है? और अगर करता है तो फिर हम लोग अर्थ को मोशन करते हुए क्यों नहीं देखते हैं? हम लोग ऐसा क्यों देखते हैं कि एप्पल जो है वो नीचे की ओर गिरता है, हमारा अर्थ ऊपर की ओर क्यों नहीं आता है भाई? ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो भाई हमने पिछला चैप्टर पढ़ा और पिछले चैप्टर में हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होता है भाई, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर कोई फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो अर्थ है वो एप्पल को अपनी ओर खींच रहा है एक फोर्स से। तो भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से यहां पर एप्पल भी क्या करेगा, अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, उतना ही फोर्स से खींचेगा जितना फोर्स से अर्थ एप्पल को खींच रही है। मतलब दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से अपनी ओर दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब यहां पर दूसरा सवाल आ जाता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट एप्पल और अर्थ एक दूसरे को अपनी ओर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से खींच रहे हैं, तो फिर हमारा एप्पल क्यों मोशन कर रहा है, अर्थ क्यों मोशन नहीं कर रहा है? तो यहां पर आंसर यह है कि भाई देखो, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था F इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इक्वल टू एम ए। तो इससे हमको क्या मिलता है कि कोई भी फोर्स अगर काम कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स अगर हमारा कांस्टेंट है तो मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अगर मास ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो भाई अगर हम यहां पर देखें, जो हमारा अर्थ है और दूसरा जो हमारा एप्पल है, दोनों के मास को कंपेयर करो। कितना है मास भाई? एप्पल का मास जो है नेग्लिजिबल है भाई, 100 200 300 ग्राम का एप्पल होता है। लेकिन अर्थ का मास अगर हम लोग देखें तो भाई केजी क्या, टन क्या, भाई हम लोग नाप ही नहीं सकते। पावर में हम लोग लिखते हैं 10 टू द पावर 24 करके केजी में लिखते हैं। आगे आपको मास बता दूंगा, समझ गए? तो यहां पर एप्पल के कंपैरिजन में अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। इस वजह से सेम फोर्स जब एप्पल पर लगता है तो एप्पल क्या कर जाता है, अपना एक्सीलरेट कर जाता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन वही फोर्स जब हमारे अर्थ पर लगता है तब यहां पर अर्थ का जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल क्या भाई, हिलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत कम फोर्स लग रहा है उसके मास के हिसाब से। समझ गए? आगे कहता है कि द मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल, वही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल। एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून। और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, अर्थ जो है मून के चारों ओर रिवॉल्व नहीं करेगा, या फिर अर्थ मून की ओर मोशन नहीं करता है। ठीक है,
आगे देखिए तो आगे क्या लिखा हुआ है। अब ये जो एग्जांपल हमने देखा इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है उनके ऊपर भी, सन के ऊपर भी, कि इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। जो सन है और प्लैनेट्स के बीच हैं उनके बीच भी वैसा ही फोर्स काम करता है जैसा कि अर्थ और मून के बीच में काम करता है। इन सभी फैक्ट्स को कंक्लूड करते हुए, इन सभी फैक्ट्स को समझते हुए न्यूटन ने कंक्लूड किया कि यहां पर जो अर्थ है वो सिर्फ एप्पल को अपनी ओर नहीं खींचती है या फिर सिर्फ मून को अपनी ओर नहीं खींचती है, बल्कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे को खींचते हैं। और इसको उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई? एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। और यहां पर इनके द्वारा कहा गया कि भाई हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचती है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा शरीर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मेरा शरीर जो है, मेरा जो बॉडी है उसकी बात हो रही है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरा बॉडी क्या कर रहा है? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पेन, ये भी मेरे बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसी प्रकार से मेरा बॉडी इस टेबल को, इस चेयर को, इस कंप्यूटर को, इस कैमरा को, इस स्क्रीन को, इस वॉल को, इस अर्थ को, इस सन को, मून को, हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और हर वो चीज जो कि इस यूनिवर्स में है वो मेरे शरीर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। और ये जो फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे आ जाते हैं। आगे हमारे सामने आ जाता है टॉपिक नंबर 9.1.1 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई देखो, यहां पर न्यूटन साहब ने सिर्फ कुछ बातें नहीं बोली बल्कि उसको आगे ले जा करके एक लॉ दिया कि भाई ये फोर्स कैसे काम करता है। और इस लॉ के हिसाब से एक फॉर्मूला भी दिया कि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो चीज यहां पर हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उसको हम लोग डिराइव कैसे करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम सबसे पहले देख लेते हैं। कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अब यहां पर देखो, ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि इसाक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या बता रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को, उस अपने के अलावा बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के साथ। और वो फोर्स कितना होगा भाई? तो वो फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। मतलब मेरा शरीर एक ऑब्जेक्ट है, मेरा बॉडी क्या कर रहा है? हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मेरा बॉडी इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मेरे बॉडी का मास और इसका मास दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसके प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। अगर मास दोनों का ज्यादा तो यहां पर हमारा फोर्स भी हमारा ज्यादा। समझ गए बात को? तो यहां पर मास से रिलेटेड होगा फोर्स। कैसे? तो मास के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास का प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और इसके बाद क्या बोलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ये पेन इतनी दूरी पर है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो 1 मीटर का हम स्क्वायर करेंगे और उसका इनवर्स में फोर्स होगा। मतलब यहां पर समझो, यहां पर देखो ये क्या कह रहा है। पहला क्या हो गया? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। दोनों के मास का प्रोडक्ट करेंगे तो फोर्स क्या हो गया भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा क्या बात बोल रहा है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर।
अगर यहां पर d 1 के बजाय 2 हो जाता है तो यहां पर जो फोर्स हो जाएगा यहां पर 2 का स्क्वायर से कम हो जाएगा, यानी कि क्या यहां पर 2 स्क्वायर 4 1/4 फोर्स हो जाएगा। यहां पर समझ रहे हो बात को? तो यहां पर यह चीज है। अब यहां पर क्या है कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिससे कि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है। अब यहां पर एक और बात साथ साथ बताई गई है, क्या कि द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ये जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है ये किन दो पॉइंट्स के बीच में लगता है, तो दोनों पॉइंट का जो सेंट्रल पॉइंट होगा ना उस पॉइंट के बीच में लगता है, और ये फोर्स स्ट्रेट लाइन में लगता है। समझ गए? इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा उसके बीच में ये फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। दोनों के मास और दोनों के बीच में डिस्टेंस के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, और यह फॉर्मूला है जो कि अभी तुरंत हम लोग डिराइव करने वाले हैं। F = G × M डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आओ, यह फॉर्मूला कैसे आया यह चीज जरा सा समझते हैं। देखो हम यहां पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर यही वाला तस्वीर को हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। यहां पर ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है और ये हमारा बी ऑब्जेक्ट है। दोनों का मास भी हमारे पास है। ए ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m मास है, और बी ऑब्जेक्ट का स्मॉल m मास है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है d। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां पर स्मॉल d हो गया, और इसके बाद इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, F मान लेंगे। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, F है। ठीक है, अब यहां पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमको क्या पता चला, सबसे पहली बात यहां पर हमारे पास क्या आ गई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M × M, यानी कि दोनों का जो मास है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा। और दूसरे पॉइंट हमको क्या मिल गया, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये हमारा दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। यहां पर यही चीज कहता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू M × M हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट, एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² हो गया। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने पर हमको क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू M × M डिवाइडेड बाय d²। हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा ये इक्वेशन। अब इसमें क्या है, इसमें यहां पर आप देख रहे हो ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और यहां पर हमको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट हमें लगाना होता है। तो यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको यहां पर G लिखा गया है, कैपिटल G, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर G रखने के साथ ही हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। F यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो गया, G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, M हमारा पहले ऑब्जेक्ट का मास, स्मॉल m दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और d² हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। ये हमको फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चलेगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कितना है। हम इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, लेकिन साथ ही साथ हमने यहां पर एक नया टर्म देखा G, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमको क्या करना है, इस G का वैल्यू फाइंड करना है, G का SI यूनिट समझना है कि ये G आखिर है क्या। तो यहां पर इस फॉर्मूला का ही यूज करके हम क्या करेंगे, G का SI यूनिट सबसे पहले निकालेंगे। अगर हम क्या करते हैं, F
और m और d इनका एसआई यूनिट रख दें तो हम g का एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। जी हां, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, m इंटू एम को इधर ले जाएंगे और d को इधर ले जाएंगे और उसके बाद सबका एसआई यूनिट रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, g इक्वल टू हो जाएगा f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू एम हो जाएगा। अब यहां पर सबका एसआई यूनिट रख दो। फोर्स हमारा क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। d यानी डिस्टेंस को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में करते हैं। और मीटर जो m है, मास है, उसको किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में करते हैं। तो जब ये वैल्यू हम लोग रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, g का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ये हमको क्या हो गया, जी का एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, और यहां पर देख लो तो यही एसआई यूनिट तुमको यहां पर दिखाया गया है। जी का मान हम लोग ऐसे निकालेंगे, सारे टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए और यहां पर जी का वैसे ही कैलकुलेट करके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहां पर आप देख सकते हो। अब देखो जी का वैल्यू कितना होता है ये हमें फाइंड नहीं करना है, क्योंकि यहां पर एक साइंटिस्ट हुए हेनरी कैवेंडिश नाम से, इन्होंने बहुत पहले ही जी का वैल्यू फाइंड कर दिया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, और उसी वैल्यू को सारे साइंटिस्ट मानते हैं और हम भी उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहां पर जी का वैल्यू सीधे तुम याद कर लो, जी का वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर जी का वैल्यू यूज होगा वहां पर तुमको यही वैल्यू पुट करना है, इसलिए सीधे इसको याद कर लो। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे तो उसमें जी का वैल्यू तुमको अलग से ना दिया जाए, तो तुमको रखना होगा, तो इसलिए याद कर लो। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोज बाय। अब यहां पर देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करके कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे मन में यह ख्याल आ सकता है कि तुम यार इतना हेवी हो, भारी हो, तुम्हारा दोस्त भी बहुत भारी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे में चिपक क्यों नहीं जाते हैं। तो उसका आंसर तुमको मिलेगा जब तुम अपने और अपने फ्रेंड के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करोगे। तो कुछ मत करो, ये जो फॉर्मूला ऊपर दिया गया उस फॉर्मूले में अपना मास, अपने दोस्त का मास और दोनों के बीच का डिस्टेंस रखो, तुमको पता चलेगा कि जो फोर्स लग रहा है वो इतना कम है कि उसकी वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। समझ गए बात को? तो यहां पर यह चीज कर सकते हैं, तुम चाहो तो ट्राई। अब यहां पर इस लॉ के बारे में तुमने क्या देखा, इस लॉ का नाम क्या है, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा जा रहा है इसको, यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह सभी बॉडीज पर, हमारे यूनिवर्स के सभी बॉडीज पर अप्लाई होता है, और वो बॉडी बड़ा हो छोटा हो, वो अंतरिक्ष में हो या फिर हमारे पृथ्वी पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी पर अप्लाई होता है। इसीलिए इस लॉ को यूनिवर्सल हम लोग बोल रहे हैं। इसके बाद एक और इनवर्स स्क्वायर लॉ तुमने देखा कि हमारा जो फोर्स होगा वो डी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर डिस्टेंस अगर दुगना हो जाए, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो पहले 1 मीटर की दूरी पर थे और उसके बाद वो अगर 2 मीटर की दूरी पर हो जाएं, डिस्टेंस दुगना हो जाएगा, तो यहां पर फोर्स जो है 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 4 गुना हो जाए तो फोर्स जो है वो 16 टाइम्स कम हो जाएगा, और इसी प्रकार से डिस्टेंस जो है आधा हो जाए तो यहां पर जो फोर्स है वो दुगना हो जाएगा। यानी कि इनवर्सली हमारा प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। समझ गए? यही चीज कहता है कि जैसे अगर डिस्टेंस अगर 6 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो फोर्स है 1/36 टाइम्स छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए बात को? इसके बाद यहां पर एक देखो क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है, जिसमें तुमको क्या करना है, अर्थ और मून के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। इसके लिए तुमको जी का मान दिया गया है, अर्थ का यहां पर मास और मून का मास दिया गया है। देख सकते हो अर्थ का मास कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, और मून का मास 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी। अर्थ का मास यहां से सीधे याद कर लो। समझ गए?
और डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया गया है। तो वही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करके कितना फोर्स लगता है वो भी यहां पर तुम देख सकते हो। इसके बाद यहां पर देखो कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करता है। यह भी आसानी से बता सकते हो, फॉर्मूला बता सकते हो, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच में क्या फॉर्मूला होगा ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर देखो, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, F बराबर जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब भाई यहां क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पर है। अर्थ के सरफेस पर, जैसे मैं खड़ा हूं अर्थ के सरफेस पर, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि मैं यहां पर जो हूं अर्थ के जो रेडियस है उसके बराबर डिस्टेंस पर हूं। मतलब नहीं समझे, ये देखो मान लो हमारा अर्थ है, इस अर्थ से यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर खड़ा हूं, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई, तो ये अर्थ का रेडियस हो गया, और रेडियस के बाद 1 मीटर का डिस्टेंस। यहां पर सोचो रेडियस कितना है अर्थ का, भाई थाउजेंड्स ऑफ मीटर में है, समझ गए, और यहां 1000 किलोमीटर में है। उसके मुकाबले 1 मीटर क्या है, कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो यहां पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होता है तब जो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ, मतलब मेरे और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सीधे सीधे हम लोग अर्थ के रेडियस के रूप में लिख सकते हैं। अर्थ का रेडियस उसके जगह लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम डी के जगह पर क्या करेंगे, आर लिख देंगे। आर मतलब क्या, अर्थ का रेडियस हम लोग रख देंगे, तो आंसर हमको मिल जाएगा। हमको पता चल जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेनेट, हमारे अर्थ पर है तो अर्थ का रेडियस, मून पर है तो मून का रेडियस हम लोग रख के आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहां पर कितना फोर्स लगेगा। जैसे मेरे शरीर पर कितना फोर्स लग रहा है हम कैलकुलेट करेंगे, डी के जगह पर क्या रखेंगे, अर्थ का रेडियस रख देंगे। इस टेबल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, हम डी के जगह पर क्या रखेंगे, अर्थ का रेडियस रख देंगे, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। इसके बाद यहां पर हमारे सामने आ जाता है टॉपिक 9.1.2 इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, उसको बहुत ही अच्छा आसानी से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, हमको उसका रीजन पता चल पाता है। समझ गए, जैसे जो अर्थ है उस कौन सा वो फोर्स है, क्या रीजन है कि हम अर्थ से चिपके हुए हैं, अर्थ से हम लगे हुए हैं, मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है, ये भी यहां पर हमको इस लॉ की वजह से पता चल पाता है। प्लैनेट्स किस फोर्स की वजह से सन के चारों ओर घूमते हैं, जो टाइड आता है सन और मून की वजह से वो क्यों आता है, कैसे आता है, ये हमको यहां पर पता चल पाता है। तो यहां पर चीजें हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हमारे सामने अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक यहां पर है टॉपिक नंबर 9.2 जो कि है फ्री फॉल। अब हम क्या करते हैं, फ्री फॉल टॉपिक को पढ़ते हैं। तो फ्री फॉल को समझने के लिए यहां पर सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 9.2। यहां पर आपको क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि एक स्टोन लीजिए, उसको ऊपर की ओर अपवर्ड क्या कीजिए, एक तरीके से थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए। क्या होगा कि ये जो स्टोन है ये कुछ हाइट तक जाएगा और उसके बाद वो नीचे फिर से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो यहां पर सिचुएशन है, जो ये आप सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें कि स्टोन नीचे की ओर फॉल कर रहा है, इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं। अब यहां पर इसको आओ अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है कि वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। कहता है दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। Whenever object fall toward the earth under this force alone, we say that the object are in free fall. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर फॉल करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, मतलब कि ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट का अर्थ की ओर मोशन हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या है भाई, वो है फ्री फॉल का। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये व्यक्ति लटका हुआ है और फिर हाथ छोड़ देता है, हेलीकॉप्टर पर लटका हुआ था, हाथ छोड़ देता है और ये नीचे की ओर गिरने लगता है। तो ये किस सिचुएशन में है,
ये फ्री फॉल में है। मतलब क्या, इसके ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है, और इसके बॉडी का मोशन हो रहा है। इसी प्रकार से यहां पर एक व्यक्ति स्काई डाइव कर रहा है, इसने भी एरोप्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से जंप मारा और ये अर्थ की ओर जा रहा है, तो ये मोशन भाई कैसा मोशन है? फ्री फॉल का मोशन है। अब यहां पर एक थोड़ा सा चीज ऐड कर दूं कि ये लोग जब जंप मारते हैं तो भाई हमारे एटमॉस्फेयर में जंप मारते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर भी होता है, तो इनके शरीर के ऊपर थोड़ा मोड़ा एयर का रेजिस्टेंस भी लगता है। लेकिन अगर उस रेजिस्टेंस को भी हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर दें, तब यहां पर इनका मोशन कैसा है भाई? बिल्कुल हमारा फ्री फॉल का मोशन है। फ्री फॉल मतलब समझ गए कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर गिरे तो वो क्या है भाई? फ्री फॉल है। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और उस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है और कोई दूसरा फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा है। समझ गए? आगे क्या कहता है? इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट? अब यहां पर एक सवाल पूछ रहा है कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल कराते हैं, जब इस प्रकार से छोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरने लगता है, तो क्या ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? तो हमारा तो आंसर होगा हां, हो रहा है। ये देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर यानी कि जीरो के वेलोसिटी पर है, और जैसे ही रिलीज करते हैं क्या होता है? यहां पर स्पीड में जो इसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, उसमें चेंज होता है। यही चीज यहां पर बोल रहा है कि व्हाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। इसका आपको देखना है एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे इस पेन को यहां से मैं गिरा रहा हूं तो इसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली और यहां पर मेरे हाथ पर आकर के ये पेन गिर गया। लेकिन इसी पेन को अगर मैं 2 माले से जाकर के गिराऊं, 2 फ्लोर से जाकर गिराऊं, तो वहां पर जब ये आकर के मेरे हाथ पर गिरेगा तो यहां पर क्या होगा? मेरे हाथ पर चोट लगेगा। उसी प्रकार से इस पेन को अगर मैं ले जाकर के 10वें माले पर रख देता हूं और वहां से ऐसे गिरा देता हूं, तो जब ये आकर के मेरे हाथ पर गिरेगा तो क्या होगा? यहां पर मेरे हाथ में ज्यादा चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई जितनी देर तक ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन करेगा उतनी देर तक वेलोसिटी में चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेगी। यहां पर यही चीज क्या कहता है? क्या कहता है कि एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी में कोई चेंज होने का मतलब क्या हुआ? कि ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है? कहता है कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर फॉल करता है, अर्थ की ओर मोशन करता है, एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या फिर सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम बोलते हैं। और इसको हम लोग जी से, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। यहां पर ध्यान रखना, स्मॉल जी से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी हमारा क्या होता है? कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ गए? तो यहां पर जी, ये दोनों जी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्मॉल जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, कैपिटल जी हमारा क्या हो गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है? अब यहां पर ये जी क्या है भाई? ये जी है एक्सेलरेशन। क्या है जी? एक एक्सेलरेशन है। और हमको पता है कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट यहां पर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? और यही एसआई यूनिट इस जी का भी होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और इसलिए यहां पर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई बात यहां पर आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब यहां पर आगे बढ़े तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर डेरिवेशन देखेंगे। किस चीज का डेरिवेशन? तो भाई यहां पर हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि यहां पर जो हमारा ये जी है इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं।
तो उसके लिए भाई हमको फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करेंगे? तो यहां पर हमको क्या पता है? हमको पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स क्या होता है। फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट के मास और उसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमको फोर्स मिल जाएगा। यानी कि F बराबर ma हमने पढ़ा है। लेकिन यहां पर क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा है? ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि हम लोग g से डिनोट करते हैं। इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, mg भी तो लिख सकते हैं, F बराबर mg। ये हमारा क्या हो गया? पहला इक्वेशन यहां पर हो गया। ठीक है, अब ये चीज यहां पर हमको पता चल गया, F बराबर mg हमने लिख दिया। और इसके साथ साथ यहां पर हमने अभी कुछ देर पहले हमने जो लॉ पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ पढ़ा, उसके हिसाब से हमने क्या सीखा है कि F बराबर क्या होता है? m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये हमने अभी तुरंत पढ़ा है। अब यहां पर देखो, सेम फोर्स को इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई यहां पर जो हमारा ये mg है, ये mg हमारे इसके बराबर होगा m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखो दोनों फोर्स हैं। तो यहां पर जब इसको देखेंगे तो यहां पर हमको क्या दिखेगा? ये स्मॉल जी यहां से और यहां से स्मॉल जी हमारा कट हो गया। अब हमको क्या मिल गया है? अब हमको मिल गया है जी का फॉर्मूला, कि भाई जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिल गया, जिसको कि हम क्या लिखेंगे? जी बराबर m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये हमारा जी के लिए फॉर्मूला आ गया। यहां पर देख सकते हो जी बराबर m मतलब क्या? जो हमारा बड़ा प्लेनेट है। जैसे अगर यहां पर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये छोटा पेन है और साथ ही साथ यहां पर जो मेरा शरीर है। अगर यहां पर हमको जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसका अगर हम लेंगे तो इसके मास से कोई मतलब नहीं है, मेरे मास से मतलब है। इसी प्रकार से हम लोग कहां पर खड़े हैं? अर्थ पर खड़े हैं। अर्थ पर खड़े हैं और हम ऐसे जंप करके अर्थ की ओर मोशन करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर क्या कर रहा है? नीचे की ओर मोशन कर रहा है, यहां पर नीचे की ओर गिर रहा है। तो इस पेन के मास से कोई मतलब नहीं है। मतलब किसके मास से है? हमारे अर्थ के मास से मतलब है। समझ गए बात को? यही चीज यहां पर कहता है, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ। m क्या है? अर्थ का मास है। और d क्या है? ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। समझ गए? ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमारा d हो गया। अब यहां पर एक कंडीशन सोचो कि भाई हम लोग अगर अर्थ के सरफेस के आसपास हैं, अर्थ के सरफेस के आसपास कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अर्थ के सरफेस पर, जैसे कि मैं बिल्कुल सरफेस पर हूं, या फिर 1 माले 2 माले 10 माले 20 माले, या फिर 100 मीटर की हाइट पर, 1 किलोमीटर की हाइट पर, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की हाइट पर भी हम मौजूद हैं। तो यहां पर हमारा जो ये डिस्टेंस होगा d, इसको हम लोग r से रिप्लेस भी कर सकते हैं। r मतलब क्या? हमारा अर्थ का रेडियस, अर्थ के रेडियस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अर्थ का जो रेडियस होता है उसके कंपैरिजन में 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 10 किलोमीटर नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। इसलिए यहां पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे हम अर्थ का रेडियस रख देंगे। और इस वजह से क्या हो जाएगा? यहां पर इस फॉर्मूला में d के जगह पर हम क्या रख देंगे? r रख देंगे। और ये हमको फॉर्मूला मिल जाएगा g बराबर m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब कि यहां पर हमको g का वैल्यू अर्थ के सरफेस के आसपास कितना होगा, इस फॉर्मूले से हम प्राप्त यहां पर कर सकते हैं। समझ गए बात को? अब यहां पर एक बात तुमको बताया जा रहा है, एक और चीज, कि भाई जी का फॉर्मूला हमको क्या पता चल गया कि अर्थ के सरफेस पर कितना होता है, या फिर अर्थ के सरफेस से 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर के हाइट पर कितना होता है। तो भाई इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। ठीक है,
अब यहां पर एक बात जान लो कि जो अर्थ का सरफेस है, मतलब जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्थ हमारा बिल्कुल गोला है, ऐसी बात नहीं है। अर्थ जो है हमारे पोल्स पर थोड़ा सा, दोनों पोल्स पर थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ है। यानी कि इस शेप को अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा मैं ऑड शेप बना रहा हूं, ऐसा शेप है। समझ गए? मतलब इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मतलब इसी तरीके का है कि पोल्स पर धंसा हुआ है और इक्वेटर पर चौड़ा है। समझ गए बात को? तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से होता यह है कि जो जी का वैल्यू हम निकालते हैं वो पोल्स पर ज्यादा हमें मिलता है इक्वेटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो पोल्स की दूरी होती है वो कम होती है, और जो इक्वेटर की दूरी होती है सेंटर से वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो हमारा अर्थ है बिल्कुल इस प्रकार का शेप है, थोड़ा सा ऐसे निकाल दो तो इस प्रकार का शेप है, इधर ज्यादा निकल गया, कोई बात नहीं है। मतलब पॉइंट तुम समझ रहे हो कि हमारा यहां पर ऐसे धंसा हुआ है और ये थोड़ा सा चौड़ा है इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर हो गया, यहां पर चौड़ा है, पोल्स पर धंसा हुआ है। इस वजह से क्या होगा, जी का वैल्यू जो है हमारे पोल्स पर ज्यादा होगा। याद रखना, पोल्स पर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर की ओर मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी कैन टेक द जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट और ऑन और नियर द अर्थ। हम जो यहां पर कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो यहां पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए जी का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेंगे, जो हम लोग अभी रिजल्ट देखेंगे। तो लेकिन जब हम आगे के क्लासेस में फ्यूचर में जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर आगे जाकर के तुम फिजिक्स पढ़ाई करते हो और कुछ लेते हो जहां पर तुमको साइंटिफिक कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो वहां पर जी का तुमको स्पेसिफिक वैल्यू लेना होगा कि भाई जी का वैल्यू पोल पर कितना होगा या फिर इक्वेटर पर कितना होगा, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर कितना होगा, यह तुम लोगे। ठीक है, यहां के लिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बोल रहा है, अब यहां पर बोल रहा है कि जी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले में हम लोग जी का मान रखेंगे, एम का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, और जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, जी का वैल्यू मिल जाएगा। और जी का वैल्यू क्या है भाई, ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका जी का मान कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आ गया जी का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर टॉपिक है 9.2.2, कहता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होकर के मोशन करता है तो उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, आपको यहां पर बोल रहा है एक एक्टिविटी करने के लिए। एक्टिविटी क्या करनी है आपको, आपको बोल रहा है कि आप जो हो अलग अलग साइजेस के, शेप के, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स लो और उसको सेम हाइट से फॉल कराओ। जैसे कि ये पेन ले लिया और ये छोटा सा लिफाफा इसको ले लिया, दोनों को यहां से हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये पेन ले लिया और ये एक प्रकार का पेपर ले लिया और इसको हम क्या करेंगे, सेम हाइट से ऐसे फोल्ड करा देंगे। तो यहां पर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको बोल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से होगा क्या, इस एक्सपेरिमेंट से होगा ये कि आप देखोगे कि जो ये पेन है या फिर इसकी जगह अगर आप कोई पत्थर लेते हो तो वो आपको अर्थ तक जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन ये पेपर धीरे 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 अर्थ तक पहुंचेगा। तो यहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि जो अर्थ है वो इस पेन को जल्दी अट्रैक्ट कर रहा है और इस पेपर को अट्रैक्ट करने में टाइम लगा रहा है, मतलब इस पेपर पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिराते हो और वहां पर ये किसी भी वेट का ऑब्जेक्ट हो, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट अलग अलग मास के, अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिराएंगे तो वो सभी सेम टाइम में साथ साथ अर्थ तक पहुंचेंगे।
फिर ये टाइम क्यों लगता है अंतर कि कोई ऑब्जेक्ट जल्दी अर्थ तक पहुंचता है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम लेता है? आंसर है एयर का रेजिस्टेंस, कि भाई हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, यहां पर एयर प्रेजेंट है, तो जब इस पेन को हम नीचे गिराते हैं तो इस पर रेजिस्टेंस कम लगता है और यह जल्दी नीचे आ जाता है। लेकिन इस पेज का शेप देखो और इसको क्या हो रहा है, एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पर तुमको यह एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा कि जो एक छोटा सा लीफ है, एक पत्ता है या फिर पंख, किसी चिड़िया का पंख है और कोई भारी चीज है, उनको अगर वैक्यूम में गिराया जाए यानी एयर हटा करके गिराया जाए तो वो एक साथ अर्थ तक पहुंचते हैं। तो उसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हो, जिसमें कि ये प्रूफ किया गया है कि जो अलग अलग शेप, साइज, मास के ऑब्जेक्ट हैं उनमें सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यहां पर हमने अभी तुरंत क्या देखा कि जो जी का मान है वो ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड नहीं करता है, जी एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर देखो हम लोग बात किस चीज की कर रहे थे, बात यहां पर कर रहे थे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करते हैं। अब यहां पर देखो, जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में नीचे की ओर गिरता है, फ्री फॉल में गिरता है तो उसके ऊपर भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो वहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि जो जी का मान है वो तो कांस्टेंट है। जी का मान हमने देखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पर जब जी का मान कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन यहां पर हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर जो हमने यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो हमने चैप्टर 7 में फॉर्मूले देखे थे इनको हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तीन फॉर्मूले हमने देखे थे यूनिफॉर्म मोशन के, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो a है a के जगह पर हम लोग g रख देंगे, जो s है s के जगह पर h रख देंगे, h मतलब हाइट रख देंगे। s हम क्या करते हैं, दूरी मापते हैं, लेकिन यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला किस प्रकार से हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस gt, हमारा पहला फॉर्मूला ये वाला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा s के जगह पर h रखेंगे, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यह दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा फॉर्मूला हो गया। इन फॉर्मूलों में हम क्या करेंगे, g का मान, h का मान, v का मान, u का मान रख देंगे तो हमको बाकी जो भी चीज कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो यहां पर आपको बताया गया v और u क्या है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्टेंस है, t टाइम है। ठीक है, इन इक्वेशन को लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां पर ये याद कर लो कि देखो, याद कर लो क्या मतलब, रिवाइज कर लो पहले जो पढ़ा है आपने, जो a है उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में होगा। एक्सेलरेशन अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वहीं अगर एक्सेलरेशन जो है उसको निगेटिव लेंगे जब वो अपोजिट मोशन में होगा, मतलब मोशन के अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे हम रिलीज करते हैं तो क्या हो रहा है भाई, मोशन किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। यानी कि पहले वेलोसिटी 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2, 3, 4, 5, यानी एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर हो रहा है। तो यहां पर a का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देख लो, सिंपल याद कर लो, ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर गिरेगा तो क्या होगा, हम लोग a का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब g का वैल्यू जो रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो क्या होगा, हम लोग g का मान या फिर जो a है, एक्सेलरेशन है, उसका वैल्यू निगेटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमारा मोशन ऊपर की ओर हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है। पहले 5 वेलोसिटी था, फिर 4 हो गया, 3 हो गया, 2, 1, यानी क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। याद रखना इस बात को, न्यूमेरिकल्स बनाने में तुम्हें काम आएगा। ठीक है,
इसके बाद यहां पर देखो जो बातें मैंने तुमको समझाई थी कि भाई देखो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट जो गिरता है वो सेम टाइम में नीचे पहुंचेगा, वो चीज यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात को प्रूफ करने के लिए गैलीलियो ने कई सारे लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर से एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किए थे। अब यहां पर न्यूमेरिकल देखो वही चीज पर जो इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन इसी से रिलेटेड यहां पर न्यूमेरिकल है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। क्या हो रहा है कि एक यहां पर क्या है, लेज है, यहां पर एक कार आता है और कार यहां से गिर जाता है। क्या बोल रहा है, फॉल्स ऑफ, मतलब यहां पर फोर्स लगा करके नहीं गिराया गया है, बस रखा हुआ था ऐसे, लुढ़क करके गिर गया। लुढ़क करके गिर गया तो यहां पर क्या हुआ भाई, लुढ़क करके गिर गया तो u का हमें पता चल गया, u क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, t बराबर 0.5 सेकेंड है, और यहां पर g का वैल्यू बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको लेना है। g बराबर क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पर हम लोग लेंगे। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो g का वैल्यू हमने ले लिया, t लिया, u लिया, ये सब लिया है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है स्पीड क्या होगा ग्राउंड स्ट्राइक करते समय, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। सबसे पहले v फाइंड करना है, उसके बाद एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग v निकालेंगे। ठीक है, अब v को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास u है, t है और g है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहां पर हम लोगों के पास क्या है, v है, u t g है, तो ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी। तो v बराबर u प्लस जी टी का यूज करके हम लोग सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं u प्लस जी टी। अब यहां पर देखो g का मान पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, तो क्या होगा, u का मान तो 0 हो गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। g यानी कि 10 और t बराबर 0.5 यानी कि क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हमारा u का मान आ गया। ठीक है, अब v का मान आ गया, v का मान हमारा 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से हम बना सकते हैं, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा भाई, तो एवरेज स्पीड u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। और इसके बाद हाउ हाई, इसका मतलब क्या हो गया, हमको h कैलकुलेट करना है। h किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ut है, u का मान 0 है तो ये पहले ही 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद 1/2 इंटू जी का मान 10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया, 1/2 इंटू 10 इंटू 0.25 हमारा आ गया। और इसको यहां से कर देंगे 5 और यहां पर इसको करेंगे तो 5 इंटू 0.25 तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर, ये हमारा हाइट आ गया। तो इस प्रकार से यहां पर जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप क्या करोगे, आप खुद से सॉल्व करके ट्राई करोगे। यहां पर नहीं तो आपको सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां पर आपको क्या करना है। अब देखो यहां पर आपको एक्सेलरेशन का मान क्या है, a बराबर माइनस लिया गया है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर अपवर्ड मोशन कर रहा है। इसको जरा सा मैं समझा ही देता हूं, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर थ्रो किया, ऊपर की ओर थ्रो किया तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। जी का मान हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, हाइट यहां पर दिया गया है 10 मीटर और आपको कैलकुलेट करना क्या है, वेलोसिटी, यानी कि u फाइंड करना है। आपको v पता चल गया, v का मान 0, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो सबसे ऊपर हाइट पर जाकर के क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले 0 के वेलोसिटी पर आएगा, फिर वो वापस से नीचे गिरने लगेगा। तो v हमारा क्या है, 0 है, u हमें फाइंड करना है। यहां पर हमको u फाइंड करेंगे कैसे, फॉर्मूला लगा करके, 3 में से एक फॉर्मूला आप लगा करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे आ जाते हैं। आगे हमारे सामने टॉपिक है 9.3, टॉपिक का नाम क्या है, मास। हमें किस चीज की बात करनी है, मास की बात करनी है। तो यह मास आखिर होता क्या है भाई, बहुत ही सिंपल सा चीज है।
हमारी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखो, उस ऑब्जेक्ट में कितना कंटेंट है, कितना मटेरियल है, उसी को हम मास बोलते हैं। जैसे यहां पर मैं बोलूं कि मेरे शरीर में कितना मास है, इसका मतलब क्या, मेरे शरीर में कितना मटेरियल है, कितना कंटेंट है, इसको हम लोग किस चीज में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। उसके अलावा कई दूसरे भी हमारे यूनिट्स हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है। कि भाई हमारे पास 10 किलोग्राम, कोई ऑब्जेक्ट का वेट 10 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या, वेट नहीं, सॉरी वेट नहीं, मास। कोई ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो कंटेंट है उसकी मात्रा 10 किलोग्राम है। समझ गए बात को। तो मास क्या है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल, कितना कंटेंट है, उसी को उसका मास हम लोग कहेंगे। ठीक है। अब यहां पर मास को यूज करके हम लोग इनर्शिया भी कैलकुलेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन सिंपल टर्म्स में बोले तो मास क्या है, ऑब्जेक्ट का कंटेंट, ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल है, कंटेंट है। समझ गए। यही चीज आगे क्या कहता है, वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया, इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, ऑन द मून और इवन इन आउटर स्पेस। सिंपल सी बात है भाई, हमारे शरीर में या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जो है, हम यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं कांस्टेंट रहता है। क्यों, ये पेन जो है इसके अंदर जितना मटेरियल है यहां पर है उतना ही मटेरियल रहेगा। अगर ये पेन अमेरिका चला जाता है तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। ये पेन अगर मून पर चला जाए तो भी इसके अंदर जो मटेरियल है उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। इसलिए जो मास है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है। समझ गए। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है वेट। वेट क्या चीज है भाई, तो वेट को जरा सा समझते हैं। तो सिंपली बताऊं तो वेट एक प्रकार का फोर्स है। समझ गए। तो यहां पर क्या बोल रहा है, वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोल रहा है कि भाई हमको क्या पता है कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करता है। और ये फोर्स किस बात पर डिपेंड करेगा, सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करेगा और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। यानी कि हमको ये फॉर्मूला की बात हो रही है, m इंटू ए की बात हो रही है। अब यहां पर ये जो हमारा वेट है कुछ नहीं है, यही फोर्स है। क्या बोलता है, बोलता है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है वही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। वेट क्या है, जिस फोर्स से अर्थ की ओर कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है। समझ गए बात को। तो यहां पर हमारा ये वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू mg हो जाएगा। g मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोलता है, बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स से हमारा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। और यहां पर हम क्या करेंगे, F इक्वल टू mg के जगह पर W बराबर mg लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग वेट को जब डिनोट करेंगे तो W से डिनोट करेंगे, F से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहां पर वेट बराबर W बराबर mg हो जाता है। अब यहां पर आगे क्या बता रहा है कि एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, द SI यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। वेट का SI यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। क्यों, क्योंकि वेट भी एक प्रकार का फोर्स है। वेट और कुछ नहीं है बल्कि फोर्स है, इसलिए वेट का भी SI यूनिट क्या होगा, यहां पर न्यूटन हो जाता है। अब यहां पर वेट के साथ एक और चीज ऐड कर लो भाई। देखो फोर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, फोर्स इधर उधर किधर भी लग सकता है। लेकिन यहां पर वेट क्या है, वेट एक ऐसा फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जैसे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसी प्रकार से वेट क्या है, एक प्रकार का ऐसा फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और वेट का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन हमने बात कर लिया नीचे की, और मैग्नीट्यूड तो आप न्यूटन में नाप ही सकते हो। ठीक है। अब यहां पर देखो आगे क्या बात हो रही है,
आगे बात हो रही है वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। क्या बोल रहा है कि जी का वैल्यू जो है किसी एक गिवन प्लेस पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे हमने क्या पढ़ा अभी कि भाई देखो पोल्स पर हमारा जी का मान ज्यादा हो सकता है, इक्वेटर पर कम होगा, लेकिन कोई एक लोकेशन है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर जी का मान चेंज नहीं होगा। यहां से मूव करूंगा तो भले ही चेंज हो जाएगा, हो सकता है यहां जी का मान ज्यादा हो जाए और यहां मूव करता हूं तो जी का मान कम हो जाए, लेकिन मैं अगर इस लोकेशन पर हूं तो जी का मान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल रहेगा। तो यहां पर कहता है कि क्योंकि जी का मान जो है एक गिवन प्लेस पर, एक लोकेशन पर कांस्टेंट होता है, इसलिए किसी एक लोकेशन पर ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। मतलब कि जी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज क्या हो सकता है, मास। अगर मास बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ेगा, अगर मास कम होगा तो ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा। समझ गए बात को? यहां पर यही चीज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M बोल रहा है। कहता है इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एट अ गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट्स मास। इसीलिए किसी लोकेशन पर हम लोग ऑब्जेक्ट के वेट को उसके मास मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। भाई इसीलिए हम लोग वेट 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 हर जगह करते रहते हैं, क्योंकि भाई गिवन लोकेशन पर जो हमारा जी का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास से। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को के ऊपर, जैसे जो वेट मेजर करने वाले मशीन होते हैं उनके ऊपर खड़े हो जाएंगे, वो क्या करेगा, वो जी का वैल्यू हटा करके किलोग्राम में हमको बता देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए? वेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मास मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। कहता द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ऑब्जेक्ट का मास हर जगह पर सेम रहता है। हमारे अर्थ पर या फिर किसी भी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएं तो मास जो होगा वो सेम रहेगा। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जो यहां पर वैल्यू अंतर पड़ेगा वेट में, वो जी के चेंज होने पर पड़ेगा। मतलब देखो दो चीजें बात हो रही है कि भाई देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कांस्टेंट है, हम लोकेशन चेंज करेंगे तो वेट चेंज हो सकता है जी के चेंज होने की वजह से, लेकिन अगर हम एक ही लोकेशन पर हैं तो जी का मान कांस्टेंट है, तो फिर मास अगर चेंज होगा तो वेट चेंज होगा। दो बातें यहां पर हो रही हैं, समझ गए? दोनों को यहां पर क्लियर कर लो। अब इसके बाद यहां पर क्या बात हो रही है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मतलब अब मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेट होगा, इसको जरा सा देखते हैं। तो भाई देखो यहां पर अर्थ पर वेट का मतलब क्या हुआ कि जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मतलब क्या, वो हमारे अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट हो गया। इसी प्रकार से मून पर वेट कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई मून किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो हमारा मून पर वेट हो गया। सिंपल सी बात है भाई, यही चीज यहां पर कह रहा है। We have learned that the weight of an object on the earth is the force with which the earth attracts the object. In the same way, the weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts that object. इसी प्रकार से मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, जिस फोर्स से मून ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। जो मून है उसका मास अर्थ के कंपैरिजन में काफी कम है। इस वजह से क्या होगा, जो मून होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम लगाएगा, क्योंकि यहां पर मून का मास क्या है भाई, कम है। अब यहां पर ये कितना कम लगाएगा, अर्थ के कंपैरिजन में जो मून है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा रहा है, लेकिन कितना कम लगा रहा है, आओ जरा सा इसको देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर उसका मून पर वेट अर्थ के वेट के कंपैरिजन में कितना कम होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मास हो गया स्मॉल m, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, और यहां पर उसका वेट मून पर क्या हो गया, Wm हमने मान लिया, यानी मून पर वेट है उस ऑब्जेक्ट का, और इसके साथ ही मून का मास mm हो गया और रेडियस मून का क्या हो गया, rm हो गया। तो यहां पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूला के हिसाब से यह फॉर्मूला हो गया कि भाई उस ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या है, वेट, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो W यानी वेट इक्वल टू, इस फॉर्मूला से भी हम लोग दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं
क्योंकि भाई हमको पता है जिस फोर्स से अट्रैक्ट होता है वही वेट होता है, तो यहां पर फोर्स की जगह पर Wm हमने लिख दिया। अब इसी प्रकार से हम लोग उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर भी क्या करेंगे, वेट निकालेंगे। हमने यहां We से डिनोट कर दिया। We का मतलब क्या हो गया, अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट हो गया, और m क्या हो गया, अर्थ का मास हो गया, r हमारे अर्थ का रेडियस हो गया। ठीक है, और यहां पर देखो डाटा भी दिया गया है, अर्थ का कितना मास है और मून का कितना मास है, और यहां पर रेडियस कितना है ये भी दिया गया है। तो यहां पर देखो 5.98 दिया गया, लेकिन जनरली जो हम लोग अर्थ का मास लिखते हैं वो 6 इंटू 10⁻24 लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और यहां पर अर्थ का भी उसी फॉर्मूला से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर अर्थ का मास उसी फॉर्मूला से लिखेंगे। और दोनों फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला में जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, यानी अर्थ का मास, मून का मास, रेडियस और इसके साथ ही जो ऑब्जेक्ट का मास है, ये सारा पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है, ये हमने क्या किया, ये हमको डाटा मिल गया। भाई जो भी नंबर है बहुत काफी बड़े बड़े नंबर हैं, समझ गए। तो ऐसा करने के बाद हमको ये नंबर मिला, हमने ऑब्जेक्ट का मास के जगह पर m ही छोड़ दिया है, समझ गए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, यानी वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ, तो यहां पर दोनों m हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को कैंसिल करने के बाद क्या हमें मिलता है, तो 1/6 मिलता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर है, और वही ऑब्जेक्ट अगर मून के सरफेस पर रख दिया जाए तो हमारे अर्थ पर जितना वेट होगा उसका 1/6 वेट होगा हमारे मून के ऊपर। मतलब क्या, जिस फोर्स से हमारा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो जो मून है वो उसी ऑब्जेक्ट को 1/6 फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। समझ गए बात को, ये सीधा सीधा याद कर लो कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6, यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, सिंपल सी बात है यहां पर। इसके बाद यहां पर देखो आपको फॉर्मूला दिया गया है, क्या बोल रहा है, मतलब फॉर्मूला बोल रहा हूं, एग्जांपल दिया गया है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg, ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, अर्थ पर इसका वेट क्या होगा भाई, तो mg फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। g के जगह पर 98 रख दो, 9.8, और w के जगह पर 10 रख दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है, जब इसको हम लोग अर्थ पर रखते हैं, तो यहां पर इसका वेट क्या होगा जब इसको मून के सरफेस पर रखेंगे, तो 1/6 कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखें तो कुछ क्वेश्चन यहां पर भी दिए गए हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेट। मास और वेट में आप अंतर बता सकते हो। मास क्या है भाई, ऑब्जेक्ट का कंटेंट है, कितना मटेरियल है, और वेट क्या है, जो फोर्स लगता है वो फोर्स है। वाई इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट वेट ऑन द अर्थ। भाई जो मून है उसका मास कम है, इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम लगाता है। ये सिंपल सा बात है। इसके बाद यहां पर आ जाते हैं, तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या आ जाता है, टॉपिक आ जाता है 9.5, और ये क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो अब हम क्या करते हैं, टॉपिक नंबर 9.5 थ्रस्ट एंड प्रेशर को पढ़ लेते हैं। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर को समझने के लिए यहां पर हमको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, और उन एग्जांपल्स के जरिए हमको सही मायने में थ्रस्ट और प्रेशर होता क्या है ये चीज समझ में आने लगेगा। यहां पर आपको सबसे पहले एक सवाल पूछ रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन इन डेजर्ट इजीली। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक कैमल डेजर्ट में भी बड़ी आसानी से दौड़ पाता है, लेकिन वहीं अगर हम कहीं सैंड पर जाते हैं तो हमारा पैर जो है सैंड में फंसने लगता है, ऐसा क्यों होता है। इसी प्रकार से आपने आर्मी के टैंक को देखा होगा, आर्मी के टैंक का वजन टनों में होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर क्या किया जाता है, कंटिन्यूअस चेन का यूज किया जाता है, और जो पूरा टैंक है चेन पर चलता है। अब यहां देखो लिख दिया है 1000 टन, लेकिन टैंक का वजन 1000 टन नहीं होता है, 60, 70, 80 टन के आसपास होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो एक ट्रक होता है या फिर मोटर बस होता है, उसमें वाइडर टायर्स यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो यहां पर कटिंग टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका जो एज होता है काफी शार्प होता है।
ऐसा क्यों होता है भाई? ये सारी जो हमारी आसपास की चीजें हैं, इन सब का जो शेप एंड साइज है वैसा क्यों है कि भाई यहां पर कहीं पर चौड़ाई ज्यादा है, कहीं पर चौड़ाई कम है, कहीं पर जो सरफेस एरिया है ज्यादा है, कहीं पर सरफेस एरिया कम है। रीजन क्या है? रीजन है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो आओ यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर अब थ्रस्ट और प्रेशर को समझते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे कि हमारे आसपास के नेचर में बहुत सारी चीजें वैसी क्यों है जैसी होती हैं। अब यहां पर हमको क्या समझना है? हमको समझना है थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट के बारे में एक लाइन में छोटा सा इन्फो दिया गया है, कहता है कि नेट फोर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। और इसी प्रकार से द फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अब यहां पर इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, दो एग्जाम्पल हैं उनके जरिए समझेंगे तो हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहां पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि आप जो हो एक पोस्टर लगाने की कोशिश कर रहे हो बुलेटिन बोर्ड पर। आपके स्कूल में बुलेटिन बोर्ड होगा जहां पर जो भी डेली के इंफॉर्मेशंस होते होंगे, नोटिस वगैरह होता होगा, उसको लगाया जाता होगा। तो उसी प्रकार से आप क्या कर रहे हैं? आप यहां पर बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और नोटिस लगाने के लिए आप क्या करोगे? ड्राइंग पिन्स का यूज करोगे। अब ड्राइंग पिन्स क्या होते हैं भाई? आपने देखा होगा, इस प्रकार का शेप होगा और उसमें एक पिन लगा हुआ होता है। उसका हेड जो होता है चौड़ा होता है और जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, ठीक है। और इसी पिन को आप दबा करके जो भी नोटिस है उसको यहां पर फंसा देते हो, चिपका देते हो। और इस पिन को दबाने के लिए आप क्या करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे। और इसकी वजह से क्या होगा? ये जो पिन है अंदर की ओर चला जाएगा और जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें जाकर के फंस जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि जब इस पिन के ऊपर हम लोग इस चौड़े सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, मतलब कि फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है? ये पूरा फोर्स इस पॉइंटेड एंड पर काम करता है और ये अंदर चला जाता है बुलेटिन बोर्ड के। ठीक है भाई। अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे पास दूसरा यहां पर सिचुएशन है जहां पर आप जाकर के लूज सैंड पर खड़े हो। लूज सैंड पर खड़े हो तो क्या होगा भाई? आप जैसे ही चलने की कोशिश करोगे या फिर खड़े होगे तो क्या होगा? आपका फीट जो है वो सैंड के अंदर जाने लगेगा। लेकिन वहीं पर आप अगर उस सैंड पर जाकर के लेट जाते हो, पूरी तरीके से ऐसे करके लेट जाते हो, तो क्या होगा? आपका जो बॉडी है वो सैंड में अंदर नहीं जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दोनों कंडीशन में, पहले और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है? जो फोर्स लगाया जा रहा है आपके बॉडी के द्वारा वो सेम है। वो कितना है? वो है आपके बॉडी के वेट के बराबर, यानी कि m इंटू जी के बराबर, आपका बॉडी का मास और साथ में जी। यहां पर इस वेट के बराबर ही आपके बॉडी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है जब आप खड़े हैं और साथ ही साथ जब आप लेटे हो, दोनों कंडीशन में। तो देखो यहां पर हमारा कैमल है, यहां पर इसके बाद हम लोग बात करें तो टैंक है। सबका समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। यहां पर आप अगर खड़े हैं तो भी कितना फोर्स लग रहा है? तो भी आपके बॉडी के वेट के बराबर फोर्स लग रहा है। लेटे हुए हैं तब भी आपके बॉडी के वेट के बराबर ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या बोलता है? बोलता है कि यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो भाई वेट क्या होता है? वेट एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है या फिर काम कर रहा होता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सैंड। यहां पर क्या हो रहा है? जब आप सैंड पर खड़े हो या फिर लेटे हुए हो तो जो फोर्स लग रहा है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि जो सैंड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर जो आपके बॉडी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है लग रहा है। सरफेस इस प्रकार से फ्लैट है, फोर्स किधर लग रहा है? इधर से नीचे की ओर लग रहा है। यहां भी सरफेस इस प्रकार से फ्लैट है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं? जो कि आपके बॉडी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। समझ गए? तो यही चीज होता है थ्रस्ट।
थ्रस्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट एक प्रकार का ऐसा फोर्स है जो कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, परपेंडिकुलर काम करता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हमारे बॉडी के वेट, जो हमारे बॉडी का वेट है वही फोर्स है भाई। जितना हमारा वेट है उतना ही फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यहां पर इसको हम क्या बोल रहे हैं? थ्रस्ट बोल रहे हैं। इसी प्रकार से कोई यहां पर दीवार हो सकता है और ऐसे जाकर के भी मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसको भी थ्रस्ट ही बोला जाएगा। समझ गए? तो थ्रस्ट मतलब क्या? किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगे तो हमारा वो क्या होगा? वो उसको थ्रस्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा तो थ्रस्ट बोलेंगे। हमारा बॉडी जो है, एक ऑब्जेक्ट है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं? थ्रस्ट बोल रहे हैं। तो थ्रस्ट क्या होता है एक प्रकार से आप समझ चुके हो। अब यहां पर देखो आगे क्या बता रहा है। कहता है कि व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, जब आप लूज सैंड पर खड़े होते हो, जो फोर्स आपके बॉडी के द्वारा लगाया जा रहा है, यानी कि आपके बॉडी का जो वेट है वो काम कर रहा है एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ योर फीट। आपके पैर का जो सरफेस एरिया है उसके बराबर एरिया पर वो सारा का सारा फोर्स लग रहा है। जैसे यहां पर देखो, आप जब खड़े हो तो आपके बॉडी के द्वारा जो फोर्स यहां पर लग रहा है, यानी कि आपके बॉडी का जो वेट है वो पूरा का पूरा इस छोटे से सरफेस एरिया में लग रहा है। लग रहा है ना? जी हां, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन जब आप लेट जाते हो तो क्या होता है? उतना ही अमाउंट का फोर्स, आपके बॉडी का जो वेट है वो इस पूरे बॉडी के सरफेस एरिया पर काम कर रहा है। तो यहां पर हमारा जो फोर्स की वजह से रिजल्ट हमें देखने को मिलता है उसमें अंतर हमें देखने को मिल जाता है। समझ गए? यही चीज आगे लिखा हुआ, व्हेन यू लाई डाउन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द whole body which is larger than the area of your feet. Thus the effect of forces of same magnitude on different areas are different. जब सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स डिफरेंट एरिया पर काम करता है तो उसका हमें असर भी डिफरेंट देखने को मिलता है। जब हम खड़े हैं तो क्या होगा? वही फोर्स, हमारे बॉडी का वेट एक छोटे से सरफेस एरिया, हमारे जो फीट है उसके सरफेस एरिया पर काम करता है तो उसका असर दूसरा होता है। हमारा पैर जो है बालू में, सैंड में धंसने लगता है। लेकिन जब हम सैंड पर ऐसे लेट जाते हैं तब उतना ही अमाउंट का फोर्स हमारे पूरे बॉडी के सरफेस एरिया के बराबर काम करता है और इसकी वजह से जो इफेक्ट हमें दिखता है वो डिफरेंट दिखने को मिलता है। हमको कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा शरीर जो है सैंड में बिल्कुल भी नहीं धंसता है। यही चीज यहां पर बता रहा है कि भाई देखो, कोई भी फोर्स अगर काम कर रहा है वो डिफरेंट एरिया पर, जिस सरफेस एरिया पर काम कर रहा है, अलग अलग सरफेस एरिया पर सेम फोर्स काम करेगा तो उसका असर भी डिफरेंट होगा। समझ गए? आगे क्या कहता है? इन द एबव केसेस थ्रस्ट इज द सेम। सभी केसेस में क्या है? थ्रस्ट सेम है। हम खड़े हैं, लेटे हुए हैं तो सेम थ्रस्ट लग रहा है, हम अगर बैठ गए तो भी सेम थ्रस्ट लग रहा है जो कि हमारे बॉडी के वेट के बराबर है। लेकिन यहां पर सभी कंडीशन में क्या होगा? इफेक्ट अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि यहां पर हमारा जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो जा रहा है जिस पर कि ये थ्रस्ट काम कर रहा है। समझ गए? यही चीज कहता है कि देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। जिस एरिया पर थ्रस्ट काम करता है उसके हिसाब से तय होता है कि उसका इफेक्ट क्या होगा। समझ गए बात को? यहां पर इसके बाद देखें तो यहां पर आपको प्रेशर के बारे में अब बात हो रही है। कहता है कि द इफेक्ट ऑन of thrust on sand is larger while standing than while lying। जब हम खड़े होते हैं तब जो थ्रस्ट का इफेक्ट होता है लार्जर होता है और जब हम लेटे हुए होते हैं तब जो इफेक्ट होता है काफी कम होता है। और जो थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया जो थ्रस्ट काम करता है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। और यही प्रेशर का फॉर्मूला भी आप यहां पर देख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। यानी कि पर यूनिट एरिया जो थ्रस्ट काम कर रहा है वही हमारा प्रेशर होता है।
और यहां पर देखो अगर हम लोग थ्रस्ट और एरिया का एसआई यूनिट रखें तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रेशर का एसआई यूनिट मिल जाएगा जो कि होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, प्रेशर का एसआई यूनिट का नाम रख दिया पास्कल, जो कि कितना हुआ भाई, यहां पर यही चीज हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है आपको ये वाला, इसके जरिए समझना है आपको कि भाई देखो सेम हमारा फोर्स जो है वो अलग अलग सरफेस एरिया पर कैसे काम करता है। देखो एक हमारे पास वुडन बॉक्स है, ठीक है, वुड का एक ब्लॉक है और इसका साइज भी यहां पर दिया गया है। इसका वेट कितना है, सॉरी मास कितना है, 5 केजी है और डायमेंशन 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना है कि जब हम इस प्रकार से स्टैंडिंग रखेंगे और जब इस प्रकार से फ्लैट रखेंगे तो हमारा प्रेशर कितना काम करेगा। दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों में अंतर यह है कि एक सिचुएशन में जो इसके इसका मास जो है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए जो इसका वेट होगा ये वेट भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर सेम वेट जब इस छोटे से सरफेस पर काम करता है और वही वेट जब इस बड़े से सरफेस पर काम करता है तो दोनों में क्या अंतर होता है, प्रेशर का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो सारा कैलकुलेशन किया गया है। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, यहां पर प्रेशर कितना लग रहा है, 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी ब्लॉक को जब हम लेटा देते हैं यानी कि चौड़े सरफेस एरिया पर रख देते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रेशर कितना लगता है, 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि सेम ब्लॉक है लेकिन सरफेस एरिया चेंज होने की वजह से यहां पर जो प्रेशर है वो डिफरेंट काम कर रहा है और उसका इफेक्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यहां पर यही सारे रीजन है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो हमारे पास टैंक्स होते हैं उनमें हमारा बेल्ट लगा हुआ होता है। जो कैमल है वो सैंड पर दौड़ पाता है, क्यों होता है भाई, जरा सा देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें जैसे कैमल की, तो भाई कैमल में आप अगर देखो तो इसका बॉडी का वेट तो काफी है, लेकिन कैमल की एक खासियत होती है कि जो इसके फीट होते हैं उनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो ये आसानी से सैंड पर चलने पाएगा। तो यहां पर इसके फीट भी देख लो, इसके फीट जो होते हैं काफी चौड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और जिसकी वजह से ये सैंड पर भी आसानी से चलने पाता है, दौड़ने पाता है। और सेम चीज कहानी यहां पर हमारे टैंक के साथ भी है। टैंक का वेट काफी ज्यादा होता है और अगर इस टैंक को व्हील्स पर चलाया जाए, जैसे ट्रक चलते हैं, कार चलते हैं, उसकी तरीके से चलाया जाए तो टैंक कहीं भी आपका फंस जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, पहले तो इस टैंक में बहुत सारे व्हील्स होते हैं और इसके बाद यहां पर बेल्ट ये लगा दिया जाता है ताकि सरफेस एरिया को ज्यादा से ज्यादा रखा जा सके, जिससे कि हमारा जो यहां पर प्रेशर काम कर रहा है वो प्रेशर हमारा कम लगे। और प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा भाई, ये जो हमारा टैंक है कहीं भी फंसेगा नहीं। थोड़ा अगर मिट्टी जैसा इलाका भी है जहां फंस सकता है वहां पर भी ये आसानी से निकल पाएगा। समझ गए बात को। और इसके बाद और भी चीजें जो हैं वो तो आप समझ ही गए कि भाई हमारे जो नाइफ्स होते हैं वो शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिससे कि हम किसी भी सब्जी को या किसी भी जो फल फूल है उनको आसानी से काटने पाएंगे। इसी प्रकार से जो नेल होते हैं उसका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे और उसका असर एक छोटे से सरफेस एरिया पर होगा तो उसकी वजह से वो ज्यादा अच्छी तरीके से अप्लाई होने पाएगा। समझ गए बात को। और इसी प्रकार से जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं उनका जो फाउंडेशन बनाया जाता है उसको चौड़ा रखा जाता है ताकि जो प्रेशर लग रहा है उसको कम से कम किया जा सके। अब यहां पर देखो हमने अभी तक प्रेशर की बात की, लेकिन यह बात की हमने सॉलिड्स में, लेकिन जो फ्लूइड्स होते हैं यानी कि जो हमारे पास गैसेस होते हैं और साथ ही साथ लिक्विड होते हैं, इनमें भी प्रेशर काम करता है, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं।
जैसे हमने सॉलिड की बात की, तो सॉलिड कैसे भाई प्रेशर एग्जर्ट करता है? तो सॉलिड जो होते हैं वो अपने वेट की वजह से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। उसी प्रकार से जो फ्लूइड्स होते हैं उनका भी अपना वेट होता है। जैसे आप पानी देख लो, तो जैसे इस बोतल में पानी में अगर रख दूं तो उस पानी का भी कुछ वेट होगा। तो जिस प्रकार से सॉलिड अपने वेट की वजह से प्रेशर लगाते हैं, वैसे ही जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी अपने वेट की वजह से प्रेशर लगाते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसके लिए एक चीज डिफरेंस होता है, मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए एक चीज डिफरेंट ये होता है कि जो सॉलिड होगा, जैसे ये सॉलिड है, खाली बोतल है, सॉलिड है, तो ये प्रेशर कहां लगाएगा भाई? ऐसे रखेंगे तो सारा का सारा फोर्स कहां लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। और प्रेशर कहां लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन इस कंटेनर में हम जब पानी भर देते हैं या कोई फ्लूइड भर देंगे, तो वो जो फ्लूइड होगा वो प्रेशर तो नीचे तो लगाएगा अपने वेट की वजह से, साथ ही साथ अपने इस वाल के ऊपर भी प्रेशर लगाता है। समझ गए? वेट की वजह से। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर यह जार है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। इस जार में पानी का वेट है भाई, तो वेट की वजह से सबसे पहले तो नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है, क्योंकि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। लेकिन जो फ्लूइड होता है वो नीचे के साथ साथ अपने वाल्स पर भी क्या करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। इसका एग्जांपल यहां से देख लो कि भाई हमने यहां पर छेद किया तो यहां पर ज्यादा फोर्स के साथ पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जितना भी पानी है उसका यहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और पानी दूर तक जा रहा है। यहां पर जब हमने छेद किया तो क्या हुआ? यहां से लेकर के ऊपर के जितने भी वाटर हैं, पानी है, वो क्या कर रहा है? यहां पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और यहां तक जा रहा है हमारा पानी बाहर की ओर छेद करने पर। और इसी प्रकार से जो ऊपर इस पॉइंट पर हमने ये छेद किया है, यहां पर जब हम छेद करते हैं तो पानी ज्यादा दूर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितना भी हमारा यहां पर वाटर है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। अब इसी प्रकार से जब किसी भी गैस की हम बात करते हैं तो गैस भी अपने वेट की वजह से प्रेशर एग्जर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हम यहां पर अर्थ के सरफेस पर खड़े हैं और हमारे शरीर के ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, ये प्रेशर अप्लाई करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्यों होता है भाई? हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनकी वेट की वजह से होता है। अगर आप जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाओगे तो जो ये प्रेशर आपके शरीर के ऊपर लग रहा है ये धीरे 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 कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे यहां पर हमने देखा उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर वाले हिस्से में जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर केवल आपके ऊपर लगेगा। समझ गए बात को? तो जिस प्रकार से सॉलिड्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वैसे लिक्विड भी करते हैं, लिक्विड और गैसेस यानी फ्लूइड्स करते हैं। लेकिन उनका यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट यह है कि यहां पर जब भी किसी भी फ्लूइड को हम रखते हैं किसी भी कंफाइंड कंटेनर में, तो क्या करता है? यहां पर वो सभी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और साथ ही साथ प्रेशर भी लगाता है। अब इसके बाद यहां पर हमारे सामने अगला टॉपिक आ जाता है जो कि है 9.5.2 और यह है बॉयंसी। यह बॉयंसी क्या है भाई? कुछ नहीं है, ये भी एक प्रकार की फोर्स की ही बात हो रही है जो कि किसी भी लिक्विड के द्वारा लगाई जाती है। लिक्विड नहीं, फ्लूइड के द्वारा लगाई जाती है, क्योंकि गैसेस भी ये फोर्स एग्जर्ट करते हैं। फ्लूइड के द्वारा लगाई जाती है ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगती है? नीचे की ओर लगती है। लेकिन बॉयंसी किस डायरेक्शन में काम करता है? बिल्कुल अपोजिट, यानी ऊपर के डायरेक्शन में काम करता है। समझ गए बात को? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या कहता है? हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फील्ट लाइटर? आपने कभी स्विम किया है और वहां पर आप जब किसी भी पूल में स्विम करते हो तो आपको लगता है कि यार मेरा बॉडी काफी हल्का हो चुका है, मैं आसानी से फ्लोट कर पा रहा हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? और इसी प्रकार से आपने कभी यह सोचा है कि अगर हम कभी भी वेल से पानी निकालते हैं, कुएं से रस्सी से खींच करके पानी निकालते हैं, तो जब वो बाल्टी पानी के अंदर डूबी हुई होती है तब हमें बाल्टी काफी हल्की लगती है और जैसे ही हम निकालते हैं तो वो काफी भारी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो ये सारे रीजन क्या है भाई? बॉयंसी है। समझ गए? इसको हम अभी समझ रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर कहता है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन सी वाटर
water, but while the same amount of iron and steel in the form of sheet would sink. कि भाई हमारे पास बड़े बड़े जहाज हैं जिसे हजारों टन का सामान इधर उधर किया जाता है, वो कभी भी पानी में नहीं डूबते हैं। लेकिन जिस मटेरियल से वो बना है, जिस स्टील से, आयरन से वो बना है, उसको अगर हम डायरेक्टली पानी में रख दें तो वो डूब जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई? तो यहां पर इस चीज का आंसर क्या है? ये बॉयंसी है। ठीक है, अब यहां पर बॉयंसी को समझाने के लिए एक एक्टिविटी आपको बोल रहा है, सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है? एक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल लेना है। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल लेकर के उसका ढक्कन बंद कर देना है, पूरी तरीके से क्लोज कर देना है, और उसके बाद क्या करना है? आपको एक बकेट में डाल देना है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, और इस बोतल को आप क्या करोगे? वाटर में पुश करोगे, नीचे की ओर दबाने की कोशिश करोगे। तो आप जब नीचे की ओर दबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आपको यहां पर थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको यहां पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो बोतल खाली है। समझ गए बात को? तो वहां पर क्या होगा भाई? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब आप बोतल को नीचे ढकेलने की कोशिश करोगे तो जैसे जैसे बोतल नीचे जाएगा वैसे वैसे जो फोर्स आपके ऊपर लग रहा है ऊपर की ओर, वो बढ़ता जाएगा। समझ गए? और जैसे ही आप इस बोतल को पकड़ करके नीचे अंदर ले जाते हो और जैसे ही छोड़ते हो, क्या होगा? बोतल तुरंत से ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब यहां पर आपको सोचने वाली बात यह है कि ये जो बोतल है, ये कैसा बोतल है भाई? ये एक प्रकार से हमारा सॉलिड बोतल है। अब ये जो सॉलिड बोतल है, क्या इसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है क्या, कि ये ऊपर आ जा रहा है? जी हां, बिल्कुल काम कर रहा है। लेकिन इस बोतल के ऊपर एक और फोर्स काम कर रहा है, जो कि है हमारा बॉइंट फोर्स। ठीक है, उसी की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बोतल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो बोतल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए बोतल जो है वो नीचे की ओर खींचा जाता है, नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो वाटर है वो इस बोतल के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इस वजह से क्या होता है? बोतल जो है ऊपर की ओर धकेला जाता है। यानी इस बोतल के ऊपर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन हमने जैसे ही पानी में इसको रखा और नीचे दबाने की कोशिश की तो क्या हुआ? जो वाटर है वो इसके ऊपर एक ऊपर डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से बोतल जो है ऊपर आ जा रहा है। अब यहां पर देखो क्या बता रहा है कि वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है उसी से हम लोग वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि कितना फोर्स लग रहा है भाई? तो इस बोतल के वेट के बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, कहता है कि व्हेन द बोतल इज इमर्स्ड द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन बोतल इज ग्रेटर देन इट्स वेट। क्या हो रहा है कि देखो यहां पर इस बोतल को जब हम डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है? पहला तो यहां पर इसके ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा क्या लग रहा है? वाटर के द्वारा लगाया गया अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बोतल के ऊपर काम कर रहा है, उससे ज्यादा यहां पर अपवर्ड फोर्स लगा दिया जा रहा है बोतल के ऊपर वाटर के द्वारा। इसलिए ये जो वाटर बोतल है ये पानी के अंदर नहीं जाता, तुरंत ऊपर आ जाता है। समझ गए? यहां पर इसके लिए क्या करना होगा भाई? अगर इस बोतल को डुबाना है तो क्या करना होगा? जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा हमें फोर्स लगा करके इसको अंदर डालना होगा। समझ गए? जब इसको बैलेंस कर लेंगे, अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लेंगे, तब ये अंदर की ओर डूब जाएगा। आगे क्या कहता है? यही चीज, दिस फोर्स मस्ट बी एटलीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बोतल। ठीक है, आगे देखें तो क्या बोल रहा है? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बोतल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स। जो यहां पर ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है वाटर के द्वारा बोतल के ऊपर, उसको हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं या फिर बॉइंट फोर्स बोलते हैं। अब देखो बात यहां पर यह है कि ये बॉइंट फोर्स सिर्फ हमारे इस बोतल पर काम नहीं करती, बल्कि कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लूइड में डाला जाता है, रखा जाता है, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। समझ गए?
जैसे तुम जाते हो वाटर में तो तुम्हारा शरीर तुमको हल्का लगने लगता है, इस बोतल को मैं वाटर में डालूं तो भाई क्या होगा, तैरने लगेगा। इसी प्रकार से देखो, हम यहां पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से एक हमारे ऊपर डाउनवर्ड फोर्स तो लग रहा है, ठीक है भाई वो है, लेकिन यहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर एक अपवर्ड फोर्स भी लगाता है, बुआंट फोर्स भी लगाता है। यानी कि कोई भी हमारा गैस है या फिर लिक्विड है, वो क्या करेगा, अगर उसमें कोई भी सब्सटेंस हम लोग डुबाने की या डालने की कोशिश करते हैं तो वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। समझ गए बात को? तो यहां पर ये चीज आप समझ गए कि भाई कोई भी लिक्विड है, गैस है, वो क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा, जो कि हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है भाई, बात ये समझ गए, जिसको कि बॉइंट फोर्स बोलते हैं। अब यहां पर हमको समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और साथ ही साथ बॉइंट फोर्स भी लग रहा है, तो किस कंडीशन में कोई भी सब्सटेंस डूब जाएगा और किस कंडीशन में ऊपर की ओर तैरने लगेगा। तो उस कंडीशन को देखते हैं। तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है, एक हमको एक्टिविटी दिया गया है। हमको बोला जा रहा है कि आप क्या करो, एक बीकर ले लो जिसमें कि वाटर भरा हुआ है, आप एक आयरन नेल ले लो, और साथ ही साथ अगला एक्टिविटी भी यहां पर साथ ही में देख लेते हैं जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। उसमें क्या करना है, आप एक पीस ऑफ कॉर्क ले लो। आप क्या करोगे, दोनों को डुबाने की कोशिश करोगे, जैसे कि यहां पर किया गया है। आपने क्या किया, एक आयरन नेल को वाटर में डाला और एक कॉर्क को वाटर में डाला, तो आप कुछ समय के बाद क्या देखोगे कि जो आयरन नेल है वो नीचे जाकर के बैठ जाता है, लेकिन वहीं पर ये जो कॉर्क है ये हमारे वाटर पर फ्लोट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि जो आयरन नेल है उसका जो डेंसिटी है वाटर से ज्यादा है, और वहीं जो कॉर्क है, कॉर्क का डेंसिटी वाटर से कम है। इसलिए क्या होगा, जो आयरन नेल पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो क्या है, कम है उसके डाउनवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में। इसलिए क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज्यादा होने के कारण वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जब हम कॉर्क की बात करते हैं, कॉर्क के ऊपर लगने वाला अपवर्ड फोर्स क्या है, ज्यादा है। इस वजह से ये क्या करता है, फ्लोट करता है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, वाटर पर फ्लोट करेगा। ठीक है, अब ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग आयरन नेल को देखें तो आयरन नेल का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है, और वहीं कॉर्क का जो डेंसिटी है ये डेंसिटी वाटर से कम है। मतलब क्या समझा आपने? फ्लूइड से अगर ज्यादा डेंसिटी का सब्सटेंस होगा तो वो नीचे डूब जाएगा, और वहीं अगर कम डेंसिटी का सब्सटेंस होगा तो वो फ्लूइड पर तैरने लगेगा। जैसे इस एटमॉस्फेयर में देखो, एटमॉस्फेयर में हम यहां पर प्रेजेंट हैं, और मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो हम ऊपर क्यों नहीं जाते हैं भाई? हम लोग एटमॉस्फेयर में तैरने क्यों नहीं लगते हैं? इसलिए नहीं तैरते हैं क्योंकि हमारा जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर के डेंसिटी से ज्यादा है। लेकिन वहीं पर तुम क्या करो, हीलियम गैस भरा हुआ एक बलून ले लो, या फिर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ एक बलून ले लो, और उसको जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, वो ऊपर की ओर जाने लगेगा, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बलून की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहां पर वो बलून ऊपर चला जाएगा, लेकिन हम इस एटमॉस्फेयर मस्ती से हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डेंसिटी इस एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, इस वजह से। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यही चीज एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने बताया, द कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक, दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। डेंसिटीज में डिफरेंस की वजह से होता है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब तो समझते हो, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है भाई, पर यूनिट वॉल्यूम मास को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। कॉर्क का डेंसिटी क्या है, कॉर्क का डेंसिटी जो है कम है वाटर से, इसलिए क्या होता है, यहां पर कॉर्क तैरने लगता है, उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स ज्यादा काम कर रहा होता है। लेकिन यहां पर जब हम आयरन नेल की बात करते हैं तो उसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अपवर्ड फोर्स कम काम करता है, और इस वजह से क्या होता है, वो सिंक कर जाता है, डूब जाता है। समझ गए? आगे क्या बोलता है, देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड। लिक्विड
लिक्विड से डेंसिटी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कम है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर लिक्विड से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। समझ गए बात को। अब इसके बाद यहां पर आपको अंतिम टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9.6। ये क्या बोल रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो हमने क्या देखा कि बॉइंट फोर्स जो है वो लग रहा है, साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है, ये क्यों होता है, ये चीज समझ लिया हमने। अब यहां पर बात हो रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में डाला जाता है तो फ्लूइड में डाले जाने पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना बॉइंट फोर्स लगेगा, ये हमको यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता चलता है। समझ गए बात को। तो इसके लिए एक्टिविटी सिंपल सा है कि आप क्या करो, एक स्टोन लो, स्टोन को आप क्या करो, यहां पर रबर बैंड में रखो, इसको फिर ले जाकर के वाटर में डालो, तो क्या होगा, आप देखोगे कि स्टोन में जो रबर बैंड लगाया गया है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। भाई श्रिंक क्यों कर जाएगा, श्रिंक इसलिए कर जाएगा क्योंकि यहां पर इस लिक्विड की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है जो कि इसके वेट को काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है। अब यहां पर देखो इधर उधर की बातें की गई हैं कि यहां पर ये होगा वो होगा, सीधा सीधा बात करते हैं कि पॉइंट क्या है। पॉइंट यहां पर यह है कि यहां पर हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना बॉइंट फोर्स लगता है जब उसको किसी फ्लूइड में डाला जाता है। तो कहा जा रहा है क्या, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it। कि भाई हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया, ये बोतल है, इसको किसी फ्लूइड में डालते हैं, जैसे कि हमने पानी में ही डाल दिया, और पानी में डालने पर क्या होगा, ये बोतल जाकर के जितने फ्लूइड को, जितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर इसके ऊपर क्या होगा, उसके बराबर यहां पर अपवर्ड फोर्स लगेगा। समझ गए बात को। तो यह सिंपल सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी फ्लूइड में या तो फुल्ली इमर्स कर दें या फिर पार्शियली भी इमर्स कर दें तो वहां पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि इक्वल होगा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जैसे यहां पर यह बोतल 1 लीटर का है, ठीक है भाई, 1 लीटर का है। अगर हम इसको डुबाते हैं तो इस 1 लीटर वॉल्यूम में जो वाटर आएगा, उस वाटर का जो वेट होगा उसके बराबर यहां पर क्या होगा, एक प्रकार से फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कि लगभग जो हमारा 1 लीटर वाटर होता है उसका मास कितना होता है, 910 ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि 0.91 केजी होता है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जी का मान अगर हम लोग 10 लेकर के कैलकुलेशन करते हैं तो 9.1 न्यूटन हमारा यहां पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा इस वाटर बोतल के ऊपर। अगर पूरी तरीके से डुबा देते हैं तो, अगर आधा डुबाएंगे तो आधा लगेगा, थोड़ा सा डुबाएंगे तो थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, यह सिंपल सी बात है। अब यहां पर देखो, इसी प्रिंसिपल का यूज करके हमारे आसपास के जो जहाज होते हैं वो चला करते हैं। आप क्या देखते हो कि जो इस प्रकार के शिप होते हैं वो काफी चौड़े बनाए जाते हैं। समझ गए। यहां पर देखो इनका बेस जो है वो काफी इस प्रकार से चौड़ा बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जो हल है शिप का, नीचे वाले हिस्से को हल बोलते हैं, ये हल जो है ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करे, और ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा भाई, ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगा। जितना अमाउंट में वाटर को डिस्प्लेस करेंगे उतना अपवर्ड फोर्स लगेगा। और यहां पर मेन मुद्दा क्या होता है शिप चलाने में, मेन मुद्दा यह है कि जो शिप का वेट है उससे ज्यादा जैसे ही अपवर्ड फोर्स हुआ क्या होगा, यह शिप फ्लोट करने लगेगा। तो यहां पर आप क्या देखते हो कि शिप जो है उसका हल काफी चौड़ा, काफी बड़ा बनाया जाता है, और इसका शेप जो है, आप जो शिप पानी के ऊपर देखते हो उसके अलावा बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर होता है जो कि अपवर्ड फोर्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। यहां पर क्या किया जाता है भाई, सिंपल सी बात है, जितना यहां पर हम वाटर डिस्प्लेस करेंगे ज्यादा उतना अपवर्ड फोर्स लगेगा। समझ गए बात को। यही चीज यहां पर यूज किया जाता है शिप्स चलाने में या फिर जो भी वाटर नेविगेशन जो भी चीज है उसमें। ठीक है,
अब यहां पर देखिए तो आगे क्या बता रहा है, आगे यहां पर आर्किमिडीज के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें की गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन का बात हो रहा है, बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे शिप्स के डिजाइनिंग में यूज होता है, सबमरीन को डिजाइन करने में, लैक्टोमीटर को डिजाइन करने में यूज होता है, जो कि हम लोग मिल्क का सैंपल प्यूरिटी, जो मिल्क का प्यूरिटी है उसको जांच करने में यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं लिक्विड का डेंसिटी निकालने में, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हो। आप यहां पर देखो तो हमारा क्या है, हमारा यहां पर एक्सरसाइज आ जाता है। ठीक है, यानी कि चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब यहां पर एक सवाल है, जरा सा इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई क्या बोल रहा है कि यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन। आप वेइंग मशीन पर चढ़े और आपका मास क्या हो गया, 42 kg हो गया। ठीक है, आपका 42 kg बताया गया। इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। आपने वेइंग मशीन पर नापा कि भाई आपका मास क्या है, भाई 42 kg है। क्या आपका रियलिटी में मास 42 kg से ज्यादा है या फिर कम है? तो आंसर होगा कि भाई 42 kg से थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसका रीजन यहां पर यह है कि जब आप वेइंग मशीन पर खड़े होते हो तो आपका जो वेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके एटमॉस्फेयर के द्वारा एक अपवर्ड फोर्स लगाया जा रहा है, अपथ्रस्ट लगाया जा रहा है, क्योंकि भाई एयर भी क्या है, एक प्रकार का हमारा फ्लूइड ही है। तो ये अपवर्ड फोर्स क्या करता है, हमारे वेट को थोड़ा सा कम कर देता है। यानी कि जो वेट हम लोग वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कमी आ जाता है। समझ गए बात को? इसलिए जो मास हमें दिख रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमारा मास होगा। यह चीज यहां पर आप जान लो, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स भी हमारे ऊपर काम कर रहा है। तो यहां पर देखें तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।